नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आज के इस वीडियो में हम विराम चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विराम चिन्ह प्रश्नोत्तरी ऑल एग्जाम, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ठहराव, बी विश्राम, सी दोनों, या फिर विकल्प डी बेशर्म। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी दोनों इज राइट आंसर है ना। बात करें विराम, तो विराम का मतलब होता है ठहराव या विश्राम, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 2 है कि भाषा के माध्यम से जो विकार प्रकट करते हैं तो बीच बीच में सांस लेने के लिए जो ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं? ये चिन्ह, बी मात्रा, सी ध्वनि, या फिर विकल्प डी विराम। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी विराम इज राइट आंसर है ना। देखिए, भाषा के माध्यम से जो विकार प्रकट करने के लिए हम लोग बीच बीच में सांस लेते हैं या ठहराव लेते हैं तो उसी को विराम कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 3 है कि विराम या ठहराव को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों यानी कि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ए ध्वनि चिन्ह, बी मात्रा, सी विराम चिन्ह, या फिर विकल्प डी है विराम या ठहराव। तो अब आपको जवाब देना है कि विराम या ठहराव को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी विराम चिन्ह इज राइट आंसर है ना। देखिए, जो विराम या ठहराव को दर्शाने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न 4 है कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं? अब आपको यहाँ पे जवाब देना। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं, यानी कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। ये 1, बी 2, सी 3, या फिर विकल्प डी 5। जवाब दीजिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस टॉपिक को हम 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे विराम चिन्ह से संबंधित अब कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं बचेगा जो कि इस क्लास से छूट जाए। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न 5 है कि निम्न में विराम चिन्ह के प्रकार, है ना, इनमें विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रश्न ये है। ए प्रधान विराम चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी गौण विराम चिन्ह, या फिर विकल्प डी है ए और सी दोनों। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अब विकल्प डी है ए और सी दोनों इज राइट आंसर है ना। जो विराम चिन्ह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रधान विराम चिन्ह और दूसरे गौण विराम चिन्ह। तो ए और सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 6 है कि ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो और जिनका प्रयोग ना करने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है उन्हें कहते हैं। ए गौण चिन्ह, बी प्रधान विराम चिन्ह, सी विराम चिन्ह, या फिर विकल्प डी ठहराव। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी प्रधान विराम चिन्ह इज राइट आंसर है ना। देखिए, ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग अति आवश्यक हो, यानी कि इसका प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना, यानी कि उसके अर्थ पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो उसे प्रधान विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न 7 है कि ऐसे विराम चिन्ह जिनका प्रयोग विशेष स्थानों पर हो और जिनका प्रयोग ना करने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं।
ए गौण विराम चिन्ह, बी प्रधान विराम चिन्ह, सी उद्धरण या फिर विकल्प डी योजक चिन्ह। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये गौण विराम चिन्ह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब देखिए जो प्रधान विराम चिन्ह है ना, उनके प्रयोग ना करने से अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और गौण विराम चिन्ह के स्थान पर अगर आप विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 8 है कि एक पूर्ण विचार की समाप्ति पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब एक पूर्ण विचार आप क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो उस पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी उप विराम या फिर डी अवग्रह चिन्ह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी पूर्ण विराम इज राइट आंसर, है ना। जैसे आपने एक विचार पूरा कर लिया तो पूर्ण विराम का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि अपूर्ण विराम चिन्ह को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए विराम योजक, बी उप विराम चिन्ह, सी अर्धविराम या फिर विकल्प डी उद्धरण चिन्ह। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। उप विराम जिसे आप देखते होंगे ऐसे लगा रहता है, तो इसी को उप विराम कहते हैं और ये अपूर्ण विराम चिन्ह है। तो अपूर्ण विराम चिन्ह को एक अन्य नाम उप विराम चिन्ह से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न हो सकता है कि परीक्षा में पूछे जाएं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि जिसमें परंपरा से यानी कि परंपरागत के प्रश्न पूछे जाएं। अब थोड़ा सा हटकर लेटेस्ट और कुछ शोध टाइप के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा कि अपूर्ण विराम चिन्ह का एक अन्य नाम है उप विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि पूर्ण विराम और अल्प विराम चिन्ह के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए अल्प विराम चिन्ह, बी अर्धविराम चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह या फिर विकल्प डी योजक चिन्ह। तो आपको जवाब देना होगा और थोड़ा सा संभल कर जवाब दीजिएगा, लेकिन आप सबका जवाब भी सही आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अर्धविराम चिन्ह इज राइट आंसर। पूर्ण और अल्प के बीच की कड़ी है अर्धविराम, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में योजक चिन्ह के नाम हैं, इन्हीं की योजक चिन्ह के अन्य कौन कौन से नाम हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हटकर है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। ये कह रहे हैं कि संधि एवं विभाजक चिन्ह उसको कहते हैं, बी विभाजक चिन्ह एवं समास चिन्ह कहते हैं, सी पूर्ण चिन्ह या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब भी ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विभाजक चिन्ह एवं समास चिन्ह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ गया कि गोरा रंग गालों पर कश्मीरी सेव की झलक वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए अर्धविराम, बी उपविराम, सी अल्पविराम या फिर विकल्प डी पूर्ण विराम। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पूर्ण विराम, है ना। देखिए बिल्कुल पूर्ण विराम इज राइट आंसर। तो विकल्प डी जिन भाई ने चयन किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 13, वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने या ठहरने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ए अर्धविराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम या फिर विकल्प डी उपविराम। तो ढेर सारे भाई बहनों ने पलक झपकते ही इसका उत्तर दे दिया, विकल्प बी अल्प विराम इज राइट आंसर। देखो थोड़ी का मतलब ही होता अल्प, जब थोड़ी देर के लिए वाक्य में हम लोग रुकते हैं तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम अल्प विराम, श्याम अल्प विराम, मोहन, है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पर आ गया। क्या है कि छोटी हल्की गोल और किनारदार थाली लाओ में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मेरे ख्याल से 2016 या 17 कोई जो है GIC की PGT की परीक्षा थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि छोटी हल्की गोल और किनारदार थाली लाओ में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम या डी उपविराम। अब आपको जवाब देना है, सोचिए समझिए और थोड़ा सा विचार करिएगा, इसके बाद का जवाब दीजिएगा।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प है ना, बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अल्प विराम इज राइट आंसर। देखिए, छोटी अल्प, हल्की अल्प, गोल और किनारदार थाली लाओ। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि दो शब्दों को जोड़ने और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी योजक चिन्ह या डी उद्धरण चिन्ह। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी योजक चिन्ह इज राइट आंसर, है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके पूर्व भी आपने देखा था कि इसी योजक चिन्ह को ही आप लोगों अन्य नाम से भी जानते हैं, जिनमें विभाजक चिन्ह और समास चिन्ह भी इसी को कहते हैं। तो योजक और विभाजक चिन्ह इसी का नाम है और इसी को समास चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि दोनों समास में आपने देखा होगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में योजक चिन्ह का संकेत चिन्ह है, यानी कि योजक चिन्ह का संकेत क्या है, योजक का चिन्ह क्या है? ए आप देख रहे हैं इस टाइप का है, या फिर विकल्प बी ये है, विकल्प सी ये, या फिर विकल्प डी बिल्कुल, है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया है तो विकल्प डी यही योजक चिन्ह है। इसी को इंग्लिश में हम लोग डैश कहते हैं। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध हो वहाँ पर कौन सा विराम प्रयोग होता है? ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नसूचक चिन्ह, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, या फिर विकल्प डी उद्धरण चिन्ह। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी प्रश्नसूचक चिन्ह इज राइट आंसर, है ना। जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में प्रश्नसूचक चिन्ह कौन सा है, यानी कि प्रश्नसूचक चिन्ह का संकेत प्रश्नसूचक चिन्ह कौन सा है? ये आप देख रहे हैं इस टाइप का है, बी कह रहे हैं कि इस टाइप का है, बी सी कह रहे हैं कि इस टाइप का, या फिर विकल्प डी इस टाइप का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी फौरन आ गया कि जो है ना प्रश्नसूचक चिन्ह होता है बिल्कुल इस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क जिसे आप कहते हैं, है ना। तो प्रश्नसूचक चिन्ह विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि वह तुम्हारे क्या कहने वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ये प्रश्न वाचक चिन्ह, बी उद्धरण चिन्ह, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, या फिर विकल्प डी योजक चिन्ह। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी विस्मयादिबोधक चिन्ह इज राइट आंसर, है ना। हर्ष में, आश्चर्य में, शोक में, है ना, जितने भी भाव हैं तो भाव को ही विस्मय आदि भाव कहा जाता है। तो विस्मय आदि भाव, है ना, विस्मय आदि बोधक जितने भी चिन्ह हैं उनके साथ बिल्कुल विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक डंडी रहती है, नीचे एक बिंदी लगी रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न संकेत यानी चिन्ह को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि संकेत यानी कि चिन्ह है और सूची 2 में उसका नाम है, इसी को आपको मिलाना है। ए के सामने आप देख रहे हैं कि विस्मय बोधक चिन्ह दिखाई दे रहा है, बी के सामने प्रश्नसूचक, सी के सामने अल्प विराम और डी के सामने है अर्ध विराम। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है। बात करें ए में तो आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ए का 2 जहाँ पे मिल जाए उसके पास पहले आना है ना। अब देखिए दूसरा विस्मय बोधक है तो बिल्कुल 2 का ए जहाँ मिल जाए उसके पास आइए। तीसरा सी है अल्प विराम, दिख रहे हैं ना, तो अल्प विराम नहीं बल्कि अर्ध विराम है, ये देखिए 4, सी का 4 और अल्प विराम 3 का। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 से सही क्रम में मिलान करें। फिर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ चिन्ह है, तो सूची 1 में आप कुछ चिन्ह को देखेंगे, नाम देखेंगे और सूची 2 में उसके चिन्ह को देखेंगे। ए के सामने आप देख रहे हैं कि एक गोला बना हुआ है ब्रैकेट में, बी के सामने देखेंगे तो है ना कुछ चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, सी के सामने और फिर डी के सामने। अब इसके हिसाब से अगर आपको मिलाना हो तो नीचे आपको कोट भी दिखाई दे रहा है और इसी कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है ना। तो देखिए बात करें अल्प विराम की तो बिल्कुल आपका चौथा है,
ए का 4, ए का 4 देखिए मिल गया। लाघव देखे है ना, बी का आपने देखा लाघव 3, बी का 3 है ना, बी का 3, सी का 2, उदाहरण देखिए 2, और डी का ए। ये तीसरी, जब कोई कार्य शुरू हो जाता अंत हो जाता है तो उसमें देखे होंगे ऐसे ऐसे करके चिन्ह लग जाता है, ये तीसरी का चिन्ह है। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा सा हटकर है, तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस टाइप का अगर चिन्ह कहीं पर मिल जाए, तीसरी है, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, उदाहरण है ना, और इसको लागू आप लोग जान ही रहे हैं, और ये इससे तो बहुत परिचित है आप अल्प विराम से। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, और है ना, इसमें आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह यानी कि संकेत का प्रयोग किया जाता है। ए में देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा पूर्ण विराम, बी में उद्धरण चिन्ह, सी में प्रश्न सूचक चिन्ह, और डी में आप देख पा रहे हैं अब इसमें आदि बोधक चिन्ह है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी विस्मय आदि बोधक चिन्ह इज राइट आंसर है ना। हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 23 है कि महत्वपूर्ण कथन यानी कहावत के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि दोहरा उद्धरण, बी इकहरा उद्धरण, सी पूर्ण विराम, या फिर विकल्प डी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, दोहरा उद्धरण इज राइट आंसर है ना। कोई महत्वपूर्ण कथन हो किसी का या कोई कहावत हो तो उसके लिए दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे डबल उल्टा कामा के अंदर वो बात लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 24 है, किसी विचार या भाव के स्पष्टीकरण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए विवरण चिन्ह का, बी निर्देशक का, सी उद्धरण चिन्ह का, या फिर विकल्प डी कोष्टक का। तो किसी विचार या भाव के स्पष्टीकरण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे ना, किसी का विचार होता है, किसी का भाव होता है, जब उसको बहुत स्पष्ट करना होता है ना, तो स्पष्ट करने के लिए उस चीज को कहाँ डाल देते हैं आप बताइए। हाँ, निर्देशक, उसको निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी का भाव उसको स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 25 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। ए देख रहे होंगे संक्षेप, सामने बिंदी लगी है, लोभ के सामने आपको एक चिन्ह बना हुआ है, तारक के सामने आपको स्टार दिखाई दे रहा है, और निर्देशक के सामने आपको एक डैश दिखाई दे रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन असंगत है, यानी कि किसका चिन्ह जो है सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को। देखिए लोप सूचक की बात करते हैं तो लोप सूचक नहीं बल्कि लाघव का चिन्ह है ना। लोप में आपको ऐसे ऐसे कट कट दिखाई देता है, जब कोई चीज लोप हो जाता है, कट जाता है, तो उसके स्थान पर इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न 26 है कि विवरण चिन्ह का संकेत कौन सा है। ए देख रहे हैं एक डैश है, बी है, सी है, या विकल्प डी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विवरण देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डैश है ना, उप विराम लगा करके एक डैश लगा देते हैं, तो विवरण चिन्ह है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 27 है कि लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए हंसपद, बी संक्षेप चिन्ह, सी लोप, या डी तारक चिन्ह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, हंसपद, और इसी हंसपद को हंसपाद भी कहते हैं। हंसपाद माने हंस का पैर है ना। जब कोई, जैसे आपने लिखा कि राम पहुंच गया है ना, तो विद्यालय छूट गया। अब राम विद्यालय पहुंच गया, विद्यालय आपने छोड़ दिया था, तो विद्यालय के लिए आप ऐसे चिन्ह लगा करके सिर्फ लिखते हैं विद्यालय है ना। तो जो ये चिन्ह बनता है टी टाइप का, थोड़ा तिरछा ऐसे रहता है, यही हंस पद है, या इसी को हंसपाद आप कहते हैं। तो लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान को किस चिन्ह से, हंस पद से या हंसपाद से दर्शाते हैं। अब प्रश्न 28 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1, सूची 2। ए के सामने आप देख रहे हैं कि डैश लगा एक चिन्ह बना हुआ है, बी के सामने एक चिन्ह बना हुआ है, सी के सामने एक चिन्ह है, और डी के सामने चिन्ह है। तो इसके हिसाब से आपको कूट देखना है और कूट के हिसाब से आपको मिलाना है
कि कौन किसका चिन्ह है ना। तो देखिए बिल्कुल आपके सामने आपको सही दिख रहा है, और सारे को देखेंगे तो एक के सामने बिल्कुल है ना योजक चिन्ह, इसी को विभाजक चिन्ह, इसी को आप समास चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह बिल्कुल देखिए स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, और डैश यानी योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए विवरण देने के लिए आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक विराम होता है, एक डैश होता है, और प्रश्न करने के लिए प्रश्नसूचक चिन्ह है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, 1 2 3 4 है ना, ई का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में अवग्रह चिन्ह कौन सा है। अब अवग्रह चिन्ह कौन सा है, ये अवग्रह है, बी कह रहे हैं कि ये अवग्रह है, या विकल्प सी अवग्रह है, या फिर विकल्प डी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लाग किया जाए। अवग्रह चिन्ह ये देखिए खंडाकार आ की तरह होता है, इसी को अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न 30 है कि निम्न में आवृत्त सूचक चिन्ह कौन सा है। ए आप देख पा रहे हैं ये इस टाइप का है, बी है, सी है, या फिर विकल्प डी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, है ना। आवृत्त सूचक जैसे कोई शब्द आपने लिखा है राम, और इसके नीचे भी यही चीज़ लिखना है, तो इसे को अंग्रेजी में कहते हैं एज ऑन, है ना, कहते हैं एज ऑन का प्रयोग कर दीजिए। तो यही एज ऑन है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, तो आवृत्त सूचक चिन्ह यही है, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या लिखते हैं कि निम्न में से हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह है। अब देखें इनमें से केवल एक चिन्ह ऐसा है जो कि हिंदी भाषा का खुद का है, बाकी ज़्यादातर चिन्ह आप देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा के हैं, है ना। कौन सा है, ए कह रहे हैं कि स्टार तारक चिन्ह है, बी कह रहे हैं कि अल्प विराम है, सी कह रहे हैं विस्मयादिबोधक है, या फिर विकल्प डी पूर्ण विराम है। तो जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह कौन सा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। विकल्प डी विराम पूर्ण विराम चिन्ह इज राइट आंसर, है ना। जो पूर्ण विराम चिन्ह है यही हिंदी भाषा का चिन्ह है, बाकी जितने भी चिन्ह हैं सब चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 32 आपके सामने आ गया कि त्रियक चिन्ह कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि त्रियक चिन्ह कौन सा है। ए कह रहे हैं कि ये त्रियक है, बी कह रहे हैं ये त्रियक है, सी कह रहे हैं ये, या फिर विकल्प डी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लाग किया जाए, यही त्रियक चिन्ह है ना। ये तो आप देख रहे हैं योजक है, ये तो आप देख रहे हैं लाघव है, ये देखिए है ना तुल्यता सूचक शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा, तुलना सूचक। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में तारक चिन्ह कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि तारक चिन्ह इसमें कौन है, ए या फिर बी या फिर सी या डी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, है ना। बिल्कुल तारा की तरह चिन्ह होता है, स्टार की तरह, और इसी को तारक चिन्ह कहते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ है ना कट कट आपको लगा हुआ है। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अप्रयुक्त चिन्ह कौन सा है। तो इस चिन्ह को आपको पहचानना कौन सा चिन्ह है, ए लाघव, बी अल्प विराम, सी हंसपाद, या डी लोप सूचक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए, ये लोप सूचक चिन्ह है ना। जब कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके स्थान पर कट कट करके लगा दिया जाता है, एक्स करके, यही लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करना है। सूची 1 में विराम है और सूची 2 में उसके चिन्ह हैं, तो उसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा कूट भी देख लीजिएगा, इसके बाद इसका चयन आप लोग करिएगा, है ना। तो देखिए पूर्ण विराम के सामने आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, पूर्ण विराम के सामने ये है ना, और फिर इसके सामने, ये सब तो आप देख रहे हैं। अब इसको मिलाइए। बात करें ए में पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम एक के साथ दो, अब एक के साथ दो कहाँ पे मिलाइए, आप पूर्ण विराम देखिए है ना, यहाँ पे एक के साथ दो, दो जगह दो दो मिला है, आइए है ना। फिर कह रहे हैं कि बी के साथ अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम ये है, इसी को आप उपविराम कहते हैं, तो बी का 4। सी अर्ध विराम है ना, तो अर्ध विराम आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और अल्प विराम 3 पे है, तो ये एक, सी का ए और डी का 3।
तो विकल्प डी इज ए राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। देखिए पूर्ण विराम को सब लोग जान रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण विराम है। अपूर्ण विराम की बात करते हैं तो अपूर्ण विराम ये देखिए, और इसी को आप उपविराम कहते हैं। अर्ध विराम बिल्कुल देखिए एक बिंदी नीचे यह होता है, और अल्प विराम बिल्कुल। तो थोड़ा सा चिन्हों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिन्ह से संबंधित प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी योजक, या फिर विकल्प डी उपविराम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, है ना, योजक चिन्ह। और इसी योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह कहते हैं, और इसी को समास चिन्ह कहते हैं। और समास चिन्ह है तो द्वंद्व समास के जो दोनों पदों के बीच में इसी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि, है ना, ब्रैकेट में दिए गए संकेत का प्रयोग कब किया जाता है। एक संकेत आप देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, कब प्रयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, बी दूसरे की युक्ति को उद्धृत करने के लिए, सी कह रहे हैं कि जहां वाक्य पूरा होता है वहां पर, या फिर विकल्प डी पढ़ते समय थोड़ा देर रुकने के लिए। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 37 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको इसका जवाब देना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है। और आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना कि कहते नहीं रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो ऐसे डट डट लगा करके छोड़ दिया जाता था, बिंदी बिंदी, और उसमें भरना होता था, है ना, कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस, इसके बाद ऐसे बना कर छोड़ दिया जाता था। अब कौन सी गैस है उसको आपको भरना है ना। तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, कि ऑक्सीजन है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। ये जो छोड़ा हुआ स्थान है ना, वाक्य में छोड़े गए स्थान के लिए इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में कौन सा योजक चिन्ह है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें कौन सा एक योजक चिन्ह है। ए है, बी है, सी है, या फिर विकल्प डी। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि विकल्प ए को लाग किया जाए, है ना। ये योजक चिन्ह है, विभाजक चिन्ह है, और समास चिन्ह है, ठीक है। चलिए 3 नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कठिन शब्द हो उसको स्पष्ट करने के लिए। अब विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, या उपविराम। तो बिल्कुल आपका जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बात होती है, कठिन होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में डाल दिया जाता है, ब्रैकेट में, ये है ना, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 है कि तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है। तुल्यता सूचक ये है, बी है, सी है, या डी है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया कि ये जो है तुल्यता, नहीं कहते बराबर, तो बराबर माने तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में स्थान पूरक चिन्ह है, ये बी, सी, या डी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि स्थान पूरक सूचक चिन्ह यही है, विकल्प सी, है ना, जो खाली स्थान है तो इसका पूरक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ये कह रहे कि विराम के प्रयोग से अर्थ का स्थिति, यानी अर्थ की स्थिति बदल जाती है। बी है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो वाक्य के अंत में लगता है। सी है पूर्ण विराम अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है। डी है विस्मयाद बोधक चिन्ह अंग्रेजी से ग्रहित है। तो इन चारों वाक्यों को पढ़ लीजिए, और उसमें से कह रहे हैं कि एक असत्य है, तो जो असत्य है उसी का चयन आपको करना है। तो देखिए एक ही बात करते हैं तो विराम चिन्ह का प्रयोग करने से अर्थ की स्थिति बदल जाती है, बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है, ये भी सही है। और पूर्ण विराम चिन्ह अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है, यही असत्य है ना। पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी का है, हिंदी स्वयं का है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं, चाहे विस्मयाद बोधक चिन्ह है, चाहे अल्प विराम है ना, ये सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो ये बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं तो यही असत्य है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सबकी जो व्याकरण पर पकड़ है अच्छी खासी दिख रही है। प्रश्न संख्या 43 है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। ए उद्धरण के लिए, बी बड़े अंश का संक्षेप रूप लिखने के लिए, सी त्रुटि सुधार के लिए, या फिर विकल्प डी अभिवादन के लिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बड़े अंश का संक्षेप रूप करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना, जैसे यल है ना और यन पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे को है ना लाघव रूप में लिखने के यल यन लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 44 है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। इनमें से एक वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह के प्रयोग हुए हैं, शेष सभी असंगत हैं। तो जिनमें सही है उसी को आपको चुनाव करना है। यह है कि जो पत्र आया वह कहाँ है, बी है जो पत्र आया वह कहाँ है, सी जो पत्र आया है वह कहाँ है, या डी जो पत्र आया वह कहाँ है। तो यहाँ इसमें देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा विकल्प सी, जो पत्र आया है वह कहाँ है ना। देखिए सेम वाक्य यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। यहाँ की बात करते तो एक वाक्य यहाँ पे खत्म कर देता है पूर्ण और दूसरा वाक्य यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे अनावश्यक रूप से अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 44 के विकल्प सी का चुनाव किया है ना, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में असंगत विराम चिन्ह कौन सा है। ए तुल्यता का चिन्ह है, बी तारक चिन्ह है, सी उद्धरण है, डी योजक है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। ये उद्धरण चिन्ह नहीं, उद्धरण चिन्ह तो इस तरह से होता है ना, ये उद्धरण चिन्ह नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा। उद्धरण सिंगल और डबल दोनों में होता है ना। ये निर्देशक चिन्ह है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था आप बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। एक ही बात अगर हम लोग करते हैं तो ये में है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। सी है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। और डी है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। तो कह रहे कौन सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। देखिए राम कामा लक्ष्मण कामा भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। यहाँ पे देखेंगे तो राम के पास एक कामा लगना था, नहीं लगा था, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो राम के पास लगा लेकिन लक्ष्मण के बाद नहीं लगा। यहाँ पे देख रहे हैं किसी में नहीं लगा है। तो सबसे शुद्ध जो आपका वाक्य था विराम चिन्ह से संबंधित विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि निम्न में सही विराम चिन्ह वाला वाक्य नहीं है। अब देखिए इनमें भी वही चीज़ आ गई कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिनमें सही विराम चिन्ह नहीं है। इस तरह से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है और ऐसा प्रश्न जो है आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। ये है कि उठकर नहाकर और खाकर बिना काला चला गया, ये सही नहीं है। बी है कि छोटी हल्की गोल और किनारदार थाली लाओ, है ना। इसमें एक सही है, जो सही उसी को आपको खोजना है। सी है कि राम मोहन सुरेश और श्याम चले गए। डी है कि निश्चय ही यह सत्य है। तो अब सही विराम चिन्ह वाला कौन सा वाक्य है। तो धीरे धीरे यहाँ पे होना था उठकर नहाकर, है ना। कौन एक नहीं है, कौन यहाँ कह रहे हैं कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य नहीं है, एक कौन नहीं है। तो पहला देखिए उठकर नहाकर खाकर बिना तो सही है। दूसरा भी सही है कि छोटी हल्की गोल और किनारदार थाली, ये भी सही है। तीसरा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक अल्प विराम होना था, राम अल्प विराम मोहन अल्प विराम सुरेश और श्याम घर चले गए, डी भी सही है। तो एक जो है सही नहीं है विकल्प सी, है ना। राम कामा होना था, मोहन कामा सुरेश और श्याम घर चले गए, यही ये जो है वाक्य सही नहीं है। बाकी तीन के तीनों वाक्य सही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 48 है कि जहां घूसखोरी का बाजार गर्म है वहां ईमानदारी कैसे टिक सकती है। वाक्य में कौन सा चिन्ह है। ये कह रहे कि संबोधन बोधक चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी प्रश्नसूचक चिन्ह, या डी अल्प विराम चिन्ह। तो बिल्कुल जहाँ घूसखोरी का बाजार गर्म है वहाँ कौन टिक सकता है, तो यहाँ पे प्रश्नसूचक चिन्ह होना था। और जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 49 है कि कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। कामायनी में विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, इकहरा उद्धरण, या डी दोहरा उद्धरण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, विकल्प सी को लाग किया जाए तो विकल्प सी इकहरा उद्धरण इज राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल विकल्प सी इकहरा उद्धरण ही सही है।
प्रश्न संख्या 50 है कि भारतेंदु जी ने कहा देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए में कौन सा विराम चिन्ह है। ये कह रहे हैं कि एकरा उद्धरण चिन्ह, बी दोहरा उद्धरण चिन्ह, सी दोनों का प्रयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लाख के ऐसा है। विकल्प बी दोहरा उद्धरण चिन्ह इज राइट आंसर, है ना। जब किसी व्यक्ति का कोई कथन हो या कोई कहावत होती है तो उसको डबल उद्धरण के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, है ना, तो जो कहा वाक्य राम ने कहा, है ना, कि तुम जो है ना, जो कहा गया वह शब्द होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। राम ने कहा कि रावण सावधान हो जाओ, तो रावण सावधान हो जाओ इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना, और इसी के साथ आपके विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो इसके आगे हम लोग किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी पर दें। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह आप सब जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। और रात में भी एक क्लास होती है तो उसको भी आप लोग देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।